एक कपल है, दोनों की सैलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर साल इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, गराज में जी वैगन BMW जैसी कार्स खड़ी हुई, लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। वैसे ही दूसरी तरफ एक और फैमिली है जहाँ पे बच्चे हैं, एक्सपेंसेस है, EMIs हैं और डेली के स्ट्रगल्स भी हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन बेटर लाइफ जी रहे, सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर सारा देश धीरे धीरे पहले वाले मॉडल की तरह बन जाए तो क्या होगा, जिसका मतलब है कोई भी बच्चा ही ना हो। ये ना सिर्फ एक डिबेट नहीं, ये इंडिया के बर्थ रेट को दिखाता है जो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ चुका है। एलॉन मस्क ने हाल फिलहाल में रीसेंट पोस्ट किया था ट्वीट पर, जहां पे इंडिया का डिक्लाइनिंग बर्थ रेट था और उसके कंसर्न को इन्होंने रेज किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ चीजें समझेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले कि डिंग क्या है, उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस जैसे कि क्या ये फैमिली की चॉइस होती है। सबसे पहला कि डिंग का कंसेप्ट क्या है, क्या ये ट्रेंड वाकई में इंडिया के अंदर आ चुका है, क्या एक बेटर लाइफ का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, इसमें डिसीजंस फैमिलीज लेती है या कपल्स का डिसीजन होता है, और अगर फीमेल को 45 की एज के बाद बच्चा चाहिए हो तब क्या होगा, क्योंकि फीमेल्स के साथ मोनोपॉज की एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है, और इंडिया के अंदर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं अपग्रेड चैनल। सबसे पहले समझते हैं कि डिंग का कंसेप्ट क्या है। देखिए, डिंग का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स, यानी दोनों पार्टनर्स कमा रहे हैं और अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं, साथ में कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चे चाहिए ही नहीं। ये इनफर्टिलिटी का केस नहीं होता, ये एक कॉन्शियस डिसीजन होता है, मतलब ये डिसीजन इंटेंशनली लिया जाता है। ये ट्रेंड पहले वेस्ट की कंट्रीज में पॉपुलर हुआ करता था, जैसे जापान में, कोरिया में, USA में। अब इंडिया की मेट्रोस तक आ चुका है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे। यहाँ करियर, कॉस्ट ऑफ लिविंग और लाइफस्टाइल की प्रेफरेंसेस मिलकर इस ट्रेंड को पुश कर रही हैं। और हाँ, इसके भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं। DINKY जिसका मतलब है किड्स लेटर, और DINKWAD जिसका मतलब है नो किड्स बट अ डॉग। बट ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं रह गया, ये बहुत बड़ा कूल अर्बन ट्रेंड बन चुका है। इसके पीछे का जो प्रेशर है ना, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस्ट, करियर और चॉइसेस से। इंडिया में एक चाइल्ड को रेज करने का खर्चा सिर्फ खाना पीना नहीं होता, स्कूल की फीस, कोचिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रेवल, फ्यूचर प्लानिंग, ये सभी से मिलकर बनता है, जो काफी बर्डन जैसा हैवी फील होता है। इसीलिए कपल्स बोलते हैं कि हम पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करते हैं, उसके बाद बच्चे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, एक बैंगलोर की IT कपल जो इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं, प्रीमियम अपार्टमेंट में रहते हैं, वीकेंड पर डाइनिंग भी अच्छी खासी अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर वो बच्चे के साथ हो तो अपने बजट को टोटली रीवर्क करेंगे। और यहीं पर DINK हाउस होल्ड सुपर कंज्यूमर बन जाता है, बिकॉज चाइल्ड रिलेटेड स्पेंडिंग जो होती है वो मनी ट्रेवल के अंदर, वेलनेस के अंदर, लग्जरी के अंदर और लाइफस्टाइल के एक्सपीरियंसेस के अंदर शिफ्ट हो जाती है। इसी वजह से पेट केयर, प्रीमियम डाइनिंग, फिटनेस और लग्जरी रियल एस्टेट जैसे सेक्टर बेनिफिट करते हैं। ये पर्सनल चॉइस जो है मार्केट के डिसीजन और बिहेवियर्स को चेंज करती है। रियलिटी अलग होती है। कुछ पेरेंट्स इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं और कुछ नहीं भी होते, और अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड सेफ्टी का इशू अभी भी रियल है। इंडिया में रेप केसेस, चाइल्ड अब्यूज, इन सभी के केसेस रियलिटी में बढ़ रहे हैं, फैमिलीज को डीपली शेक कर देते हैं। इसीलिए कई यंग कपल्स के लिए हेजिटेशन सिर्फ पैसे नहीं होते, सेफ्टी और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी होती है। साथ ही एजिंग और सोसाइटी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंडिया का ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है 2024 में अराउंड 10.5% था, और अब अगर क्लियरली देखें तो ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है पॉपुलेशन का बर्डन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यानी एक तरफ लोग पेरेंटहुड से बच रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री को एजिंग चैलेंज भी दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही ट्रेंड्स एक साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। एजिंग के साथ साथ अगर बात करें जेंडर रोल्स की, तो यहाँ पे हिडन बर्डन नजर आते हैं। देखिए, इस लाइफस्टाइल के अंदर एक बड़ा रीजन जेंडर इम्बैलेंस भी है। इंडिया में चाइल्ड केयर और डोमेस्टिक लेबर लोड भी है जो डिसअप्रोप्रिएट है। वुमेन्स के ऊपर ज्यादा होता है, मेल्स के ऊपर कम होता है। इसीलिए बहुत सी एजुकेटेड वुमेन के लिए चाइल्ड फ्री रहना एक फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। नो करियर ब्रेक, नो मदरहुड पेनल्टी और नो कंस्टेंट कंप्रोमाइज। और मेन के लिए ये प्रेशर धीरे धीरे बदल रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, पर वो बहुत स्लो हैं। मैं कमाऊंगा, तुम संभालो, ये वाला मॉडल जो है ना, आज के समय में वर्क नहीं कर सकता है।
और जहां तक बात आए सोसाइटी की, तो जॉइंट फैमिली का सपोर्ट टूट चुका है, न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप हो रही है, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर और इन सभी का बर्डन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब एक कपल के पास ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, डे केयर नियर बाय होता है और फ्लेक्सिबल जॉब्स हो, तो पेरेंटहुड बहुत मैनेजेबल है। बट जब यही सब चीजें सपोर्ट मिसिंग हो, तो बच्चे का एक लाइफ अपग्रेड होना या फिर फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी बर्डन बन जाता है। अब आते हैं कोर डाटा के ऊपर। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2024 में 1.9 रिपोर्ट हुआ था, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से बहुत नीचे है। इंडिया अब जापान और कोरिया को टक्कर दे रहा है। अर्बन इंडिया में ये बहुत लो है, अराउंड 1.5, और दिल्ली के अंदर 1.2 तक पहुंच गया। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। अब अगर मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट दुनिया का सबसे लोएस्ट माना जाता है। जापान का फर्टिलिटी रेट अभी काफी लो है और वो लॉन्ग टर्म एजिंग क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। इंडिया अब उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है, पर अभी भी ये सब चीजों को बदलना इतना टफ और एक्सट्रीम नहीं है। ये कंपैरिजंस बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको समझानी। साउथ कोरिया और जापान ने पहले ही ये सब चीजें देख ली है। पता है कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान ने पहले ही देख लिया है कि लो फर्टिलिटी का रिजल्ट जो होता है वो बहुत भयानक होता है। कुछ ही वर्कफोर्स होती है, बहुत ज्यादा रिटायरमेंट्स होती हैं और पेंशन का जो प्रेशर होता है उससे स्लो ग्रोथ हो जाती है। पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, इसने भी नोट किया है कि लो फर्टिलिटी, ओल्ड एज बर्डन, ये सभी के सभी इंक्रीज होते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड नजर आ रहे हैं। एलॉन मस्क ने इसको रीसेंट पोस्ट करके और भी विजिबल बना दिया। उन्होंने एक्स पर इंडिया के बर्थ रेट को लेकर ट्वीट कर दिया। रिप्लेसमेंट लेवल जो होना चाहिए था अब वो नहीं रहा है, और कहा कि एजुकेटेड इंडियंस में ये डिक्लाइन काफी पहले से चलता आ रहा था, जो अब जाकर हाईलाइट हो रहा है। पता है इसने ग्लोबल डिबेट को फ्यूल कर दिया। क्या इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक ड्रैग की तरफ शिफ्ट हो रहा है? ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जब दुनिया का एक मेजर बिजनेस फिगर आपकी फर्टिलिटी ट्रेंड पर कमेंट कर दे, तो इश्यूज सिर्फ सोशल नहीं रहते, वो मैक्रो बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने जापान और साउथ कोरिया के एग्जाम्पल से क्या सीखा। जापान का एग्जाम्पल सबसे क्लियर वार्निंग है। वहाँ एजिंग सोसाइटी ऑलरेडी नॉर्मल बन चुकी है और लोनलीनेस, केयर इकोनॉमी, वर्कफोर्स, इन सभी की शॉर्टेज डेली का उनका मुद्दा बन चुका है। पता है साउथ कोरिया और जापान दोनों ने देखा है कि जब बर्थ रेट डिक्रीज होने लगते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट को कैश इंसेंटिव्स देकर भी चाइल्ड केयर सपोर्ट, इमिग्रेशन टाइप सोल्यूशन सोचनी पड़ती है। इंडिया के लिए लाइफ लेसन बड़ा ही सिंपल है। सिर्फ फैमिलीज को ब्लेम मत करो, चाइल्ड केयर को अफोर्डेबल बना दो, वुमेन पर अनपेड जो लोड है उसको कम कर दो, एल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छा बना दो, और पेरेंटहुड को फाइनेंशियली पनिशमेंट एक्सपीरियंस मत बनाओ। अगर आज ये पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो 20 से 25 साल बाद इंडिया को भी सेम डेमोग्राफिक पैनिक आ सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स को यूज करती हूँ, जिससे आप लोगों को इस कंसेप्ट का डीप मीनिंग समझ में आ पाए। एक कपल जो चाइल्ड फ्री है, वो 15 साल तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है। रिजल्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ है, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं और स्टेबल लाइफस्टाइल है। लेकिन सेम चॉइस मिलियन हाउस होल्ड एक साथ कर ले तो स्कूल्स, हॉस्पिटल, फ्यूचर वर्कफोर्स पे असर तो पड़ेगा। फ्यूचर में स्कूल्स बंद हो जाएंगे, फ्यूचर में चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही खत्म हो जाएंगी। रियलिटी आपको बताती हूँ कि जापान में एक ओल्ड एज सोसाइटी है, जिसका मतलब होता है कि ज्यादा नर्सेस चाहिए, ज्यादा केयर गिवर्स चाहिए और कम यंग वर्कफोर्स है वहाँ पे। इंडिया में अगर सेम चीज हो जाए तब क्या होगा? चीप लेबर का एडवांटेज जो इंडिया के अंदर है, फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा, जिससे कि इंडिया के अंदर बाहर की कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्या आप लोगों को साउथ कोरिया का लो फर्टिलिटी रेट दिखता है? हाई एजुकेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ बर्थ रेट और भी गिर सकता है। इंडिया में भी मेट्रो का पैटर्न वही सिग्नल दे रहा है, हाई एक्सपेंसेस, हाई एस्पिरेशंस और लो फर्टिलिटी। तो डिंक लाइफस्टाइल ना सिर्फ पर्सनल चॉइस है, ना ही डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी है। सच तो ये है कि ये दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलता है, इंडिविजुअल की फ्रीडम भी और डेमोग्राफिक वार्निंग का सिग्नल भी। असली सवाल ये है, क्या इंडिया अपनी पॉलिसीज को इतना फ्लेक्सिबल बना सकता है कि लोग पेरेंटहुड को बर्डन नहीं, अच्छी चॉइस समझे? अगर ये नहीं हुआ तो साउथ कोरिया और जापान की वार्निंग सिर्फ एग्जाम्पल नहीं रहेंगी, वो फ्यूचर का प्रीव्यू बन जाएंगी। अगर आप लोगों को भी और इसके बारे में डिटेल्स पता है तो डिंक के साथ नीचे कमेंट करना कि DINK का कंसेप्ट और इसके बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।